बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 इज़ रिलेटेड टू मोशन एंड फोर्स। तो आइए इसको देखते हैं। चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में ऐसी हैं जो मोशन के अंदर रहती हैं। जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है तो इसकी एक आर्बिट्रेरी मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है। इसी तरह हमारी ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही है जो कि इसकी स्पिन मोशन है। ये हमारे बड़े अजसाम की मोशन है। इसी तरह अगर हम एक एटम जो कि सबसे छोटा तरीन ज़र्रा समझा जाता है उसकी बात करें तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो न्यूक्लियस के गिर्द उनकी मोशन है। फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन मोशन करते हैं। न्यूक्लियस अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन करता है। ये मोशन की डिफरेंट इकसाम हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर जानते हैं। फिर हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कि एरोप्लेन हवा के अंदर मूव कर रहा है, उसकी एक मोशन है। ट्रेन पटरी के ऊपर मूव कर रही है, उसकी मोशन है। हम गाड़ियों को सड़क पे चलते हुए देखते हैं, उनकी मोशन के बारे में भी हम जानते हैं। इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन को अगर हम रिलेट करें तो हमें इसके बैकएंड पर एक चीज़ मिलती है जो कि इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने में हमारी मदद देती है। वो होती है इसकी रिलेटिव पोजीशन। हम रेस्ट और मोशन दोनों को रिलेटिव क्वांटिटीज़ मानते हैं, यानी ये बग़ैर रेफरेंस के हम कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें इनका कोई ओरिजिन बताना होता है कि फ़लाँ रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और फ़लाँ रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अगर वो जगह चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट हालत में है। तो रेस्ट और मोशन ये दो टर्म्स जो हैं इनको हम एक्सप्लेन करें। रेस्ट if a body does not change its position with respect to some reference point then it's said to be in state of rest। अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं देते और सिर्फ ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरीके से अपने आप की पोजीशन के अंदर चेंज नहीं लेके आता कि अगर आप उसको गाड़ी के अंदर देखते हैं कि एक पैसेंजर के लिहाज से दूसरा पैसेंजर जगह चेंज नहीं कर रहा,
तो आप उसको समझते हैं कि वो रेस्ट में है। लेकिन एक वो बंदा जो उस ट्रेन से या उस गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ है, वो उसके लिहाज से जगह चेंज कर रहा है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, तो बाहर वाला पर्सन ये कहेगा कि वो मोशन में है। लेकिन उस पैसेंजर के सामने बैठा हुआ जो दूसरा पैसेंजर है वो ये कहेगा ये रेस्ट हालत में है। तो ये कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी जब तक कि हम क्लियर नहीं करेंगे कि ये पैसेंजर बाहर वाली चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो ये रेस्ट में है, और अंदर वाली चीज़ों के लिहाज से अंदर वाली चीज़ों के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट में है, बाहर वाली चीज़ों के लिहाज से जगह चेंज कर रहा है तो उनके लिहाज से मोशन में है। तो इससे हमें ये भी समझ आता है कि ये भी पॉसिबल है कि एक ही वक्त में दो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट देने से आपकी स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कमाल है रेफरेंस पॉइंट का। इसी तरह अगर आप मोशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें तो आप इसी तरह करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से जगह चेंज कर जाए तो वो इन स्टेट ऑफ मोशन होगा। मोशन if a body changes its position with respect to its surrounding, then it's said to be in state of motion। तो फिर हम कहेंगे कि वो मोशन की हालत में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में होगा। रेफरेंस पॉइंट के बगैर कभी भी आप ये काउंट नहीं कर सकते कि कोई बॉडी किस हालत में है। जब किसी बॉडी ने, ये तो हम रेस्ट और मोशन को दोनों को डिफ़ाइन कर चुके हैं, अब हम आते हैं कि जब किसी बॉडी ने मोशन की हालत में आना है तो बहुत सारी चीज़ों को हमें उस वक़्त देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या चेंजेस आई और वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन कितना है और उसके ऊपर फोर्स कितनी लगी। हमने इस चैप्टर के अंदर भी इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना है कि मोशन में आने वाली ऑब्जेक्ट फोर्स के ज़ेरे असर किस तरह से आती है और कौन कौन सी टर्म उसके अंदर जो हैं वो हमने एक्सप्लेन करनी है। ये ऑल डिस्कशन जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से कर रहे होंगे। तो आइए पहले टर्म के ऊपर चलते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। कि डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। जब भी हम किसी चीज़ की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए भी एक ओरिजिन हमें चाहिए होता है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अभी जगह छोड़ लेते हैं, डेफिनेशन इसके यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एन ओरिजिन ओ। इसमें दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स को हमने उस बॉडी की पोजीशंस का नाम दे दिया। अगर हम ए पॉइंट को देखें तो ओरिजिन से ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर होगा r1 और बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर होगा r2। अब अगर हम कहें कि जब बॉडी मोशन में आएगी तो वो ए से बी तक जाएगी, तो यही उसकी मोशन की सबसे बड़ी तस्दीक है कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो मोशन के लिए तो हमें ये पता चल गया बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी। जब वो पोजीशन चेंज कर रही होगी, उस पोजीशन की चेंज के दौरान वो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी।
जिसको हम कह देंगे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इट इज डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग मोशन, कि हरकत करती हुई बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उस डिस्प्लेसमेंट को, उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। अब वो डिस्टेंस कौन सा होगा जिसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ए से बी तक बॉडी दो रास्ते से, दो पाथ से जा सकती है। पाथ नंबर 1 ये हो सकता है कि ए से बी तक डायरेक्टली चली जाए। तो जो ग्रीन वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जिसकी टेल लाई करेगी इनिशियल पोजीशन ए पर और हेड लाई करेगा फाइनल पोजीशन बी तक। इसका मतलब है ये ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये चीज़ आगे हम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम initial position to final position, यानी head of the displacement vector lies at final position and tail of displacement vector lies at initial position. अब A से B तक जो पाथ कवर हुआ वो ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और वही इसका पाथ है। डिस्प्लेसमेंट ए स्ट्रेट लाइन distance covered from initial to final position। और इस वक्त जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, यानी जो पाथ है मोशन का, वो ही डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है पाथ ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही चीज़ें हैं इस सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन path of motion and displacement are same। अब हम एक और चीज़ इसके अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, वो ये है कि अगर A से B तक स्ट्रेट लाइन की बजाय एक कर्व पाथ को लिया जाए, यानी ऑब्जेक्ट A से B तक कुछ इस तरह से जाता है, ये है उसका कर्व पाथ। उस कर्व पाथ को अगर हम देखें तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस पाथ के डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा जो बॉडी कर्व सूरत में डिस्टेंस कवर करके A से B तक गई है। अब ये चीज़ हम 100% श्योर कर लें कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हर डिस्टेंस कवर्ड वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बन सकता। सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड, जिसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ सकता है।
अगर डिस्टेंस कर्व पाथ में हो और पाथ कर्व्ड हो 1 से b तक, तो उस वक्त आपने उस कर्व पाथ का डिस्टेंस नहीं लेना, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ही अपना डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो हम इसमें ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन पाथ इज कर्व्ड then path distance not equal to displacement। उस वक्त पाथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि जो पाथ है क्या वो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है या पाथ और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है। तो हम कहेंगे पाथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है और वो फ़र्क हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। अब हम अगर इस ब्लैक कर्व पाथ को छोड़ दें और वेक्टर में देखें तो ओरिजिन से यहाँ तक एक आर पोजीशन वेक्टर है, उसके हेड के साथ डी की टेल जुड़ी हुई है, इसका मतलब है आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आ रहा है, R2 वेक्टर। तो अगर हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखें, इसको हम इसका लिख देते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो R2 पोजीशन वेक्टर है एक्चुअली में ये R1 प्लस डी वेक्टर को ऐड करने से हासिल होता। और अगर हम इसमें से डी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगा R2 पोजीशन माइनस R1 पोजीशन वेक्टर। R2 पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर है और R1 पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें हासिल होता है। जबकि डायरेक्शन की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ होती है। ये चीज़ हम यहाँ पे नोट की हेडिंग के साथ लिख लेते हैं। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी directed from initial to final position। नंबर 2, अब अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें कि इसको मेजर्ड किस यूनिट में किया जाता है, चूँकि ये डिस्टेंस ही है तो हम इसको मीटर के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। इट इज़ measured in मीटर, यानी इसका SI यूनिट जो है वो मीटर है। ये थी बेटे इसके बारे में इंफॉर्मेशन के डिस्प्लेसमेंट क्या है और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।